हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। दिस इज योर मेंटोर शशांक, वेलकमिंग यू ऑल ऑन द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द रीजनिंग एजुकेटर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, राइट। तो यहाँ हम लोग आज जो चर्चा कर रहे होंगे सेशन में, वो बात कर रहे होंगे बैंक एग्जाम 2026 को लेके, कि जो हमारा बैंक एग्जामिनेशन 2026 होने वाला है, जिसमें मल्टीपल एग्जाम्स हम लोग देख रहे होंगे, चाहे एसबीआई का पीओ क्लर्क हो, आईबीपीएस का पीओ क्लर्क हो, या आरआरबी का पीओ क्लर्क हो। 6 मेजर बैंकिंग एग्जामिनेशन हम लोग इस साल डील कर रहे होंगे। और आईबीपीएस का कैलेंडर आउट है, उसमें आप लोग को डेट्स पता चल चुकी हैं, टाइमलाइन भी पता है कितने टाइम में कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है। एक्सेप्ट एसबीआई, एसबीआई का हमारे पास अभी कुछ डेटा नहीं है कि कब होगा उसका एग्जामिनेशन, बट मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के अराउंड हम लोग कयास लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं मार्च अप्रैल मई तक उसका एग्जाम का नोटिफिकेशन और शायद कंडक्ट हो जाना चाहिए। तो इस साल जितने भी एग्जामिनेशन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम बिगिनर होंगे, फ्रेशर्स होंगे, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन फॉर द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड द फोर्थ टाइम। कुछ रिपीटर्स भी होंगे, इन शॉर्ट मैं कहूं रिपीटर्स, और कुछ बिगिनर्स। और एक जो रिपीटर्स और बिगिनर्स के बीच वाले आते हैं कि सर बिगिन तो कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी है, बट अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में, कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जो 3+2 मंथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, क्या है 3+2 मंथ स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी को बनाएं ताकि हम लोग पहले ही एग्जाम में अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। और ये एग्जाम निकालने के लिए ना, एक बात मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जहां पे आपकी कंसिस्टेंसी डगमगाई, जहां पे आपने अपने ऊपर ही मतलब सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दिया, और होप मतलब जानी स्टार्ट हुई कि भाई अब नहीं हो पा रहा, और डिमोटिवेट हो रहा है, वो स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, बीच बीच में कभी कभी डिमोरलाइज होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं। बट हाउ फास्ट यू आर बाउंसिंग बैक, कितनी जल्दी आप उस ट्रैक पे वापस आ रहे हो, वो मैटर करेगा, याद रखना। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी 3+2 मंथ की जो रहने वाली है, प्री से लेके मेंस तक की रहेगी। और ये एकमात्र स्ट्रेटेजी आपके जितने भी बैंकिंग के मेजर 6 एग्जामिनेशन है, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, सबको हम इस स्ट्रेटेजी में इस सेशन में कवर कर रहे होंगे। आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, गारंटेड है आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा ही निकलेगा। बस सीरियसली फॉलो करने वाला पर्सन होना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब ये 3+2 मंथ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है 3+2 का मतलब। तो 3+2 का मतलब मैं बताऊंगा, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पहले उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट्स है 2026 की, आईबीपीएस की तरफ से जो रिलीज हुआ है, जिसमें अगर हम लोग आईबीपीएस पीओ की बात करें, सबसे पहला एग्जाम आपका इस साल जो देखने को मिलेगा आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आईबीपीएस पीओ का मिलेगा, जिसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 22 और 23 अगस्त को शेड्यूल्ड है। 22 और 23 अगस्त को ये एग्जाम शेड्यूल्ड है। मतलब अगर हम अगस्त की बात करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने मेरे पास है। और मैंने आपसे कितना मांगा है 3+2, मतलब 5 महीने मांगे हैं। 5 महीने भी ऐसे मांगे हैं जिसमें आप अपना पूरा प्री से लेके मेंस तक बिल्ड कर लो। तो अपने पास अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होगा, वो भी अगस्त के एंडिंग में जाके। और मेरे पास अभी आराम से 6 से 7 महीने का टाइमलाइन है, मैं अपने आप को बना सकता हूं, अपना आपको बिल्ड कर सकता हूं। फ्रेशर्स भी, रिपीटर्स तो अपने आप को बिल्ड कर चुके हैं, बस उनको थोड़ा सा एक गाइडेंस की सही जरूरत है, और सही अप्रोच की जरूरत है, किस तरीके से मेंस को इस बार क्लियर कर सके। मेंस का एग्जाम होगा 4 अक्टूबर को। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, पूरे 6-7 महीने का टाइम है। आईबीपीएस क्लर्क की मैं बात करूं, जो हमारे पास कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट्स है, आईबीपीएस क्लर्क का अक्टूबर से स्टार्ट होगा, आराम से 7-8 महीने का टाइम है इसमें भी, और 27 दिसंबर को इसका मेंस होगा। आरआरबी की बात करूं, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ की बात करूं, जिससे ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ की बात कर रहे हैं, तो पीओ का एग्जाम आपका नवंबर में होगा, ईयर एंडिंग में आपका एग्जाम होगा आराम से जाके, और इसका मेंस होगा 20 दिसंबर को, है ना। और यहां पे अगर मैं इधर इसकी थोड़ी सी बात करूं, जैसे अपना एक और एग्जाम आ गया अपना आरआरबी क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की बात कर रहे हैं, आरआरबी क्लर्क की। तो आरआरबी क्लर्क की बात करेंगे तो प्री एग्जाम इसका दिसंबर में है, और जनवरी में जाके 2027 में मेंस होगा। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई, टाइम कितना है आपके पास, टाइमलाइन पूरी है। ऐसा नहीं है कि हम आज भी स्टार्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आज टुडे इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। और जब जागो तब सवेरा वाली बात तो सुनिए, लेकिन ऐसा भी मत करना कि एग्जाम के 1 महीने पहले ही जाग रहे हैं, तो वो सवेरा नहीं कहलाएगा। जब जागो तब सवेरा, मतलब अगर आज भी आप जागते हो, आज से भी शुरू करते हो प्रिपरेशन, तो बहुत इनफ टाइम है कि आप अपने आप को बिल्ड कर सको और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर सको। 3+2 मंथ का मतलब क्या था यहाँ पे, 3+2 मंथ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या था, इसका मतलब समझ लो जरा। 3+2 मंथ का मतलब 3 मंथ्स आपके प्रिपरेशन का टाइम रहेगा, बिल्ड करने का टाइम रहेगा, प्रिपरेशन का टाइम, फाउंडेशन बिल्ड करने का।
प्रिपरेशन करो, अपना फाउंडेशन बनाओ, और फाउंडेशन भी पूरा प्री से लेके मेंस तक का बनाइए 3 मंथ्स में आराम से। 3 मंथ्स में पूरा प्री से लेके मेंस तक का बनाइए। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप एक फ्रेशर्स हैं, तो आपको इस चीज में इनरोल कराना पड़ेगा। अपने 3 महीने का जहां से भी आप पढ़ते हो, जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, वहां का पूरा पैक ले लीजिए, एक बार अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने आप को 3 मंथ्स के अंदर बिल्ड कर लीजिए पूरा प्री से लेके मेंस तक का। मैं कैसे कराने वाला हूं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, एंड तक बने रहिएगा। 3 मंथ्स में आपको अपना पूरा फाउंडेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको, लेट से हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, है ना। रीजनिंग में गिने चुने आपके 9 चैप्टर्स आते हैं, 9 से 10 चैप्टर आते हैं फॉर प्रीलिम्स। कॉमन चैप्टर है प्री प्लस मेंस के, और अगले चैप्टर आपके आगे 3 चैप्टर आपके आगे मेंस में अलग से, है ना। तो कुल मिला के 12-13 चैप्टर हैं आपके, जो आपके इसमें 3 महीने के ड्यूरेशन में पूरे हो जाएंगे प्री से लेके मेंस तक के, अगर आप करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पहला चैप्टर स्टार्ट किया, रैंडम चैप्टर XYZ कोई आपने स्टार्ट किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, चाहे क्वांट का हो या रीजनिंग का हो या इंग्लिश का हो, कोई सा भी हो, कोई भी आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर को पूरा का पूरा निपटाइए प्री से लेके मेंस तक का, और उस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, मोर एंड मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। 100, 200, 300, 400 जितने लगा सकते हो। 200, 300 इज द लिमिट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इतने तो लगाना ही चाहिए ताकि वो चैप्टर आपके पूरे के पूरे नसों में उतर जाए, आपके पूरे जहन में उतर जाए बैंकिंग के, कि भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं, ऐसा ऐसा पैटर्न रहता है, और हर एक टाइप के क्वेश्चन आप उसके लगाइए, जो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस तरीके से चलते चलिए आपके आराम से 2.5 से 3 महीने के अंदर, 2.5 से 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। इतना याद रखिएगा, पूरा फाउंडेशन बन जाएगा। और इन 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश तीनों चीज कवर करनी है, जो आपके पिलर है। पहली बात तो मेन प्रीलिम्स निकालने के लिए रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश की ही जरूरत पड़ेगी, और ये तीनों चीज निकालने के लिए आपको अपना पूरा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। एक वो होता है ना कि बेस बनाओ, तो जब भी कोई मकान बनता है, कुछ भी बिल्डिंग बनती है, बड़ी सी बड़ी बनती है, पहले फाउंडेशन रखी जाती है, तो आपको भी अपनी फाउंडेशन रखनी पड़ेगी। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन में आपको ये पूरा अपना पूरा बिल्ड करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। आप जितनी जल्दी कर सकते हो, 2.5 महीने के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन 3 महीने मैंने इसलिए बोला, 3 महीने में विद प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 महीने में आप बुक्स का यूज करिए, बुक से मल्टीपल क्वेश्चंस लगाइए, जिस भी प्लेटफॉर्म, जिस भी टीचर को फॉलो करते हो उसको फॉलो करिए बस आप लोग, और अपने आप को बनाइए। फिर 3 महीने के बाद आपका आता है 2 महीने का समय, नेक्स्ट 2 मंथ्स का टाइम आता है। और उस 2 मंथ में आपको क्या करना है? जब आपने अपना पूरा हर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश की रीजनिंग की बात करें, सिलोजिज्म हमने पढ़ा, सिलोजिज्म आपने पूरा कंप्लीट कर लिया प्री से लेके मेंस तक का। आपने प्री के भी 200, 300, 400 क्वेश्चन लगाए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया प्रैक्टिस कर करके बुक से। आपने उसके अब क्या होगा कि आपने पहले पूरा कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया है। अब आपकी बारी आती है टेस्ट देने की, क्योंकि अब हम लोग ने क्या बनानी है? हमने बिल्ड कंसेप्ट तो बिल्ड कर लिया, कंसेप्ट बिल्ड होने के बाद अपन लोग ने बनानी है अपनी स्पीड, और फिर अपने बनानी है एक्यूरेसी। स्पीड एक्यूरेसी में दोनों चीज साथ में बनानी है। एक्यूरेसी ना आपकी ऑलमोस्ट बिल्ड हो जाती है जब आप यहां पे प्रैक्टिस करते हो मल्टीपल क्वेश्चंस की, एक्यूरेसी ऑलमोस्ट यहां पे बिल्ड हो जाती है। अपन को बनानी है स्पीड। अब स्पीड बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? ये 2 महीने में टाइम दिया ना, इन 2 महीने के टाइम को आप यूटिलाइज करो मॉक टेस्ट लगाने में, मॉक टेस्ट लगाने में एनालाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ भर भर के। मॉक टेस्ट में भी सबसे पहले PYQs लगाना स्टार्ट करो, PYQs लगाना स्टार्ट करो। अब ये देख लो कि एग्जाम सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका। लेट से SBI क्लर्क का एग्जाम आ गया है और आपका कोर्स ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो गया है, तो आप उस टाइम पे भी मॉक पे स्विच कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया लग जाए, है ना। मॉक्स पे स्विच कर जाओ, PYQs लगाना स्टार्ट कर दो। PYQs से आपको लगेगा कि पुराने पेपर का लेवल कैसा आया था लास्ट ईयर 2025, 24, 23 का एग्जाम का लेवल पता चलेगा। PYQs लगाओ, आपको रियलिटी चेक मिलेगा एग्जाम का, रियलिटी चेक मिलेगा, लेवल कैसा आता था, लेवल क्या था वो रियलिटी चेक मिलेगा। PYQs लगाने के बाद आपको टारगेट जो रहेगा, आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाइए। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 2 सब्जेक्ट तो ऐसे रहने चाहिए आपके, मतलब एकदम बहुत सुपर स्ट्रांग रहने चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं एग्जाम देता था, रीजनिंग मेरा सबसे सुपर स्ट्रांग सब्जेक्ट रहता था, कि जिसमें रीजनिंग में मैं 35 स्कोर कर लेता था। उसके बाद क्वांट इंग्लिश में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट अपना बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, और तीसरे पे जो अपने को अबव मार्क्स बना दे कैसे भी करके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 चीज लेके चल रहे हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, अगर बच्चे का, मोस्टली बच्चे जितने भी एस्पिरेंट होते हैं ना, रीजनिंग सबका स्ट्रांग होता है, जिसमें वो लोग टारगेट आराम से 35 आउट ऑफ 35 कर लेते हैं क्लरिकल एग्जामिनेशन में। क्लरिकल एग्जाम में 35 आउट ऑफ 35 आराम से स्कोर कर लेते हैं।
क्वांट में भी अराउंड 25 से 30 स्कोर कर लेते हैं वो लोग, और इंग्लिश में 20 से 25 तो आराम से कर लेते हैं। अगर 35, 25 और 20 की मैं बात करूं तो देखो 35 और 25 कितना हो गया, 30, 20, 50, 60, 20, 80, 80 नंबर तो यहां पर ना, अगर मैंने मिनिमम मिनिमम लेके चला है, इससे ऊपर भी स्कोर करोगे तो क्लर्क की जो कट ऑफ जाती है 75 प्लस, 70, 80, 85 के आसपास जाती है। क्लर्क आराम से टारगेट कर सकते हो। पीओ की बात करूं तो रीजनिंग में यहां पे कहीं आपका 30 से 35 तक आराम से बन जाएगा, अगर आपने एक सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर रखा है। ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग और सेक्शनल टेस्ट से क्या लेना देना है बताऊंगा। सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए जिस सब्जेक्ट, मतलब आपको सेक्शनल टेस्ट सारे ही देने हैं। लेट्स से रीजनिंग बहुत इंप्रूव हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, तो रीजनिंग के भी आपने सेक्शन टेस्ट देने हैं, क्वांट के भी देने हैं, इंग्लिश के भी देने हैं, ताकि आपको अपने टेस्ट के बारे में पता चले, सेक्शन के बारे में पता चले, कहां पे लैग कर रहे हो, वो सेक्शन इंप्रूव हो सके। रीजनिंग अच्छा इंप्रूव हो चुका है, रीजनिंग में बढ़िया स्कोर कर रहे हो, थोड़ा सा रोक लो उस चीज को, आप क्वांट और इंग्लिश पे और वर्क करो, क्वांट के साथ साथ फिर क्वांट भी इंप्रूव हो गया, इंग्लिश पे वर्क करो, मतलब वर्क तीनों पे ही करना है अपना। एक सेक्शन, दो सेक्शन तो ऐसे बनाने बहुत बढ़िया तरीके से बन जाए। पीओ में अगर मैं क्लर्क की बात करूं, ये तो मैंने क्लर्क की बात करी, पीओ की अगर मैं बात करूं तो पीओ में 30 से 35 रीजनिंग में पॉसिबल रहते हैं, क्वांट में अपना 20 से 25 तक आराम से बन जाता है, और यहां पे भी इंग्लिश में 20 से 25 आराम से बन जाता है आपका पीओ में। 30, 20, 50, 20, 70, 70 नंबर तक अपना बन जाएगा, अगर हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिंसियरली प्रैक्टिस करें ना। और दोनों ही एग्जाम का प्री निकालना आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है कि हम कितनी प्रैक्टिस और कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये चीज आपको सेक्शनल टेस्ट इंप्रूव कराएगा, आपका एक एक सेक्शन। लेट से आप किसी भी सेक्शन में अगर वीक हो, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर विद इन टाइम नहीं कर पा रहे हो, आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, वो सेक्शनल टेस्ट से ही आपका सेक्शन पार्ट इंप्रूव होगा। और मॉक टेस्ट पे लगाना करिए फुल लेंथ मॉक, मॉक टेस्ट लगाना करिए फुल लेंथ। आपका ये जो टाइम चला गया ना 3 महीने का, ये टाइम आपने अपने आप को प्रिपेयर करने में, अपना बेसिक फाउंडेशन बनाने में पूरा निकाल दिया है। इसमें आपने कोई भी एक बुक ले ली XYZ, लेट्स से अगर हम टेक्स्ट बुक से हैं तो हम टेक्स्ट बुक की बुक रिकमेंड कर रहे हैं, हमने रीजनिंग की टेक्स्ट बुक की बुक ले ली, उसमें से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस लगा लिए, और शानदार बुक है, हमने बहुत कुछ लगा लिया। क्वांट की बुक ली टेक्स्ट बुक की, उसमें से हमने बहुत सारा कुछ कंटेंट पढ़ लिया, लगा लिया, सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस हो चुकी है, कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, एक्यूरेसी आनी स्टार्ट हो गई है। अब बात आती है हमारी जो स्पीड की, जो 2 महीने का टाइम हमारे पास बचा है स्पीड बनाने की, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी और इंप्रूव करने की, क्योंकि वो एक्यूरेसी थी बुक्स के साथ, अब है स्पीड के साथ एक्यूरेसी लानी, तो स्पीड और एक्यूरेसी यहां पे बनानी है, और टारगेट लेके चलना है कि हमारा जो ओवरऑल टारगेट बने, रीजनिंग क्वांट इंग्लिश क्लर्क में 80 समथिंग, और पीओ में समथिंग 65 प्लस अपना टारगेट बने, कैसे भी करके। उसके लिए आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, सेक्शन टेस्ट, एक दिन में कुछ भी नहीं होना, आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपका बन के आएगा। सेक्शनल टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगा लगा के हर हफ्ते कोशिश करिएगा तीन आपके फुल लेंथ मॉक लगे, डेली सेक्शनल लगाइए, और हर अल्टरनेट डे पे आप लोग एक मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके एनालिसिस की बहुत जरूरत है, एनालिसिस की बहुत जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। जब तक आप उन चीजों को एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, उसमें हुआ क्या था, मैं कहां पे अटका था, कहां मेरी गलती हुई थी, ये क्वेश्चन मैं क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इस क्वेश्चन में टाइम मुझे ज्यादा क्यों लगा, ये सारी चीजें ना आपको उसमें देखनी पड़ेगी। लेट से आप कोई पजल कर रहे हो, पजल मैंने करी, बॉक्स बेस्ड थी, फ्लोर बेस्ड थी आसान, लेकिन मैं अटक गया, तो मैं क्यों अटका, कहां गलती हुई थी, एक कुछ नया क्वेश्चन आ गया जो मैंने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा, तो वो क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि भाई उसमें क्या पूछा गया था जो मैं नहीं समझ पाया उस टाइम पे, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा होता है जो स्किप करने का होता है एग्जाम में। आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि कुछ क्वेश्चंस स्किप भी करने होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं करने होते हैं। वो सारी स्ट्रेटेजी टेक्निक कब पता चलेगी, जब आप मॉक टेस्ट खुद से लगाओगे, जब आप उनको एनालाइज करोगे। और इसीलिए हर एक टॉपर से अगर आप बात भी करोगे ना, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि एनालाइज करना मॉक्स को बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है एनालाइज करना। और एनालाइज जब तक नहीं करोगे ना, जब तक आप पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं सीख पाओगे कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कौन से क्वेश्चंस स्किपेबल थे, कौन से क्वेश्चंस करने लायक थे, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना था, कौन से पे नहीं देना था, किसको क्या करना था, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी धीरे धीरे करके, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे रीजनिंग का बहुत एक मतलब वो होता है ना वेटेज, तो रीजनिंग का सबसे ज्यादा होता है पजल और सिटिंग का वेटेज, पजल प्लस सिटिंग का वेटेज होता है। वैसे तो गिने चुने ही चैप्टर है रीजनिंग में, 9-10 चैप्टर, लेकिन प्रीलिम्स में पजल सिटिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इन पजल सिटिंग वाले टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा अपनी कमांड बनानी है, बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है पजल सिटिंग पे, जो एक कोर्स फ्रेम आपका जो भी चलेगा, जहां से भी आप लेते हो पढ़ते हो वहां पे, और हम अपना किस तरीके से प्रोवाइड करने जाएंगे पेड कोर्स, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा।
पजल सेटिंग पे बहुत ज्यादा कमांड बनानी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे अपने हो गए सिलोजिज्म हो गए, है ना, फिर आपका इनइक्वालिटी हो गया, फिर अल्फा न्यूमेरिक वाला हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और डायरेक्शन हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनके भी वेटेज बन के आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पजल सेटिंग रहता है, जो आपका 60% वेटेज आपका एग्जाम में इसमें से आता है। 35 मार्क्स का एग्जाम है तो कम से कम 20 नंबर का पेपर पजल सेटिंग से ही आएगा, याद रखना। 15 नंबर का जो बचे हुए टॉपिक उनमें से आएगा। तो रीजनिंग तो एक बहुत लिमिटेड सेक्शन है, 9-10 चैप्टर है, वो 9-10 आप आराम से कर लोगे। बस सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इनकी रखना, पजल सेटिंग की, इन पे अपनी कमांड सेट कर लेना, क्योंकि मेंस में सबसे ज्यादा इन्हीं का ही काम आएगा। क्वांट की मैं बात करूं, क्वांट में आपको किस चीज पे सबसे ज्यादा अपना वेटेज रखना है? देखो, क्वांट आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है। स्पीड मैथ में हो गया, डीआई हो गया और अर्थमेटिक हो गया। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। स्पीड मैथ आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर का वेटेज लेके आता है 35 नंबर के पेपर में से। 35 नंबर के पेपर में से 10 से 15 का वेटेज लेके आता है आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम में। आरआरबी के एग्जाम में 15 तक समथिंग 20 नंबर तक चला जाता है। डीआई की बात करूं तो डीआई आपकी 10 से 15 नंबर की यहां पे बन के आएगी, और अर्थमेटिक आपके 9 से 10 क्वेश्चन यहां बन के आते हैं, इस तरीके से। तो आपको स्पीड में तो डीआई पे तो सबसे ज्यादा वर्क करना ही करना है। डीआई और स्पीड में तो वर्क करना है। स्पीड मैथ का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, रॉन्ग सीरीज और कैलकुलेशन पार्ट। स्पीड मैथ इज अबाउट कैलकुलेशन, हाउ फास्ट यू आर कैलकुलेटिंग द थिंग्स, कितनी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हो। चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स हो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट की ट्रिक्स हो, या फिर स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऑन द टिप्स होनी चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए 30 तक ऑन द टिप। कि भाई अगर 26x7 पूछा है, जैसे क्वाड्रेटिक में फैक्टर्स जब बनाते हैं तो टेबल्स का बहुत काम आता है, जिसको टेबल्स याद रखी वो जल्दी जल्दी फैक्टर बना लेता है। तो ये सब चीजें ना स्पीड मैथ में आती हैं। डीआई स्किप करनी नहीं है, डीआई प्रैक्टिस करनी है हर एक टाइप की, चाहे बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, या फिर लाइन ग्राफ हो, या कैसी भी हो, या फिर पाई चार्ट हो, हर एक टाइप की डीआई करनी है। अर्थमेटिक के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे रेशियो हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एजेस हो गए। मतलब कुछ 7-8 ऐसे टॉपिक है जिनसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो अर्थमेटिक के भी 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारा करना है, बट एक आपको ये समझ लो 80% पोर्शन तो कवर करना ही करना है, सो दैट आप अपना एग्जाम क्लियर कर सको। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश इज मोर अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश सबसे ज्यादा रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग का मामला है। जिस दिन आप अच्छे से पढ़ना सीख गए, सेंस लगाना सीख गए, समझना सीख गए इंग्लिश में वो बोला क्या जा रहा है, क्या उसमें बोला गया है, उन चीजों के लिए हमेशा मैं बच्चों से रिकमेंड करता हूं, हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि स्टार्ट करो एक बहुत इजी नोवेल से, या कोई बुक से, इंग्लिश की बुक से स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, हैबिट बनाओ। और डेली डेली जब आप पढ़ने की हैबिट बनाओगे ना, रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करोगे, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इंप्रूव करोगे, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। अंडरस्टैंड करना जब सीखोगे उस लाइन में बोला क्या गया है, क्या सेंस निकल रहा है, तो आधे से ज्यादा इंग्लिश ना आपकी तभी कवर हो जाएगी। कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप एरर्स के लिए कोई रूल याद करो, वो करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंग्लिश आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग से ही चलती है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा कि रूल्स काम नहीं आते, एरर के वो भी काम आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपकी परफेक्ट हो गई ना, तो एरर वगैरह तो सब भूल जाओ, फिर आप आपकी इंग्लिश का बेड़ा पार हो जाएगा, अगर यही काम आप सीख गए, सही से पढ़ना और समझना सीख गए तो। और डेफिनेट बात है, कहीं कहीं पे आपका एरर का भी पार्ट आता है, उनके रूल्स भी काम आते हैं। तो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। इसके लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना सीखना चाहिए, और उसमें जो डेली वोकेबलरी आती है वो भी पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे एडिटोरियल के सेशंस मिलते हैं, आप लोग को वोकेबलरी के सेशन मिलते हैं, आप उनको याद करिए, डेली वोकेबलरी याद करिए, एक लिस्ट बनाइए। और लेट्स से अगर आपने आज 1 फरवरी है, हमने कोई वोकेबलरी आज 10 याद करी इस एडिटोरियल की, तो नेक्स्ट डे जब 10 वोकेबलरी आएंगी वो भी याद करनी है और इनका रिवीजन भी करना है, और डेली ये प्रोसेस कंटिन्यू रहनी चाहिए। और याद रखना, सिलेक्शन वही व्यक्ति पाता है जो कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी के साथ आगे चलता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिए, अब मन नहीं कर रहा, 4 दिन बाद फिर जोश आया फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। डेली डेली चलता रहना चाहिए। कोई दिन अप्स एंड डाउन रहते हैं, बट दैट शुड बी कंपनसेट बाय यू। वो कंपनसेट आपने ही करना है, किस तरीके से करना है वो आपने देखना है। आज मेरा मूड खराब है, आज मेरे घर में कोई फंक्शन आ गया, आज मेरे भाई का बर्थडे है, या मेरे किसी का भी जन्मदिन है, या पार्टी है, कहीं पे भी जाना है, हम अपना पढ़ाई उसमें नहीं दे पाए, तो वो जो पढ़ाई मिस हुई है वो आप ही को कंपनसेट करना, किस तरीके से करना है वो आपको देखना है। दैट्स
दैट शुड बी द माइंडसेट, वो माइंडसेट आपका होना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए, तभी चीजें हो पाएंगी, याद रखिएगा। और साथ साथ वोकैब्स आपको इंप्रूव करनी है, इसमें वोकैब्स अपनी इंप्रूव करनी है, वोकैब वगैरह इंप्रूव करिए। रीडिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट आधी इंग्लिश हो जाएगी। तो ये मैंने आपको रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट वगैरह का सबका बता दिया क्या करना है, 2 महीने क्या करना है और स्टार्टिंग के 3 महीने क्या करना है। ये 3+2 मंथ का आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग 3 मंथ्स प्रिपेयर योरसेल्फ, अपना फाउंडेशन बनाओ, अपने आप को बिल्ड करो, हर एक तरीके से समझो किस तरीके से अपने आप को बनाना है, अपने एक एक चीज प्रिपेयर कर लो, बुक से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक चैप्टर, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और एक और बात बताऊं, ऐसा कभी मत करना कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, हम दूसरे चैप्टर पे आ गए। ऐसा करोगे तो एकदम बेकार, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएं, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ मल्टीपल क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस की, तभी वो चीज आपके अंदर छप जाएगी। लेकिन अगर हमने उसको बाद के लिए छोड़ दिया कि आज पढ़ लिया है, ये चैप्टर हो गया, चलो बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पहले दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, अगर कोर्स कंप्लीट करने में ही लग जाओगे तो काम नहीं चलेगा। कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है उसी दौरान, तभी आपको वो कंसेप्ट, वो चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, याद रखिएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, याद रख लेना। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मैं आप लोग से बात करूं कि सर ये सारी चीजें जो 3 महीने का मैंने आपको लॉजिक बताया किस तरीके से है, वो सब चीजें अगर एक जगह पे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। उसको बताने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें और मैं आपसे करना चाहूंगा, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करूंगा। अच्छा, यहां पे ये बात हुई है प्रीलिम्स की, और साथ साथ मेंस भी इसमें कवर होगा। जीए कैसे करना है, जो मेरी अप्रोच रहती थी जीए करने की, मैं पहले अपने आप को प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया और सब कुछ कर लिया। प्रीलिम्स का मैं जब मेरे को लगता है मैं प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो गया हूँ, सब हो गया, प्रीलिम्स का एग्जाम भी दे आया हूँ और मुझे पता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मैं प्रॉपर स्विच कर लेता था मेंस पे और अपनी जीए पे। और मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि स्टार्टिंग से ही प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलो। इसीलिए मैंने ये जो 3 महीने का आपको रोल बताया ना, ये प्री प्लस मेंस दोनों का है, यहाँ पे आपका प्री प्लस मेंस दोनों ही साथ साथ चल देगा। और मैं अपनी क्लासेस में इसी तरीके से बच्चों को प्रिपेयर भी करा रहा हूं और गारंटी भी दे रहा हूं कि मेरे बच्चे इस बार लेके दिखाएंगे सिलेक्शन और आएगा उनका नाम, देखना। तो ये 3 महीने का जो प्री प्लस मेंस का मैंने आपको बताया ना, इसमें प्री प्लस मेंस कंटिन्यूअसली आपकी साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, ताकि ऐसा ना रहो कि पहले तो प्री कर लिया 3 महीने, अब मेंस के लिए अलग से टाइम दो। अरे जब साथ में दोनों चीजें आप कवर कर सकते हो, साथ में लेके चलो, कम से कम 7-8 घंटे तो डेली के डिवोट कर सकते हो ना पढ़ाई में, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी आपको एक बात और बता रहा था कि जीए के बारे में बता रहा था, जीए कैसे करना है। जीए को मेरा जो रियल मतलब अप्रोच रहता था वो यही रहता था कि मैं एग्जाम, प्री का एग्जाम दे आया, उसके बाद आपको पता है कि मेंस का एग्जाम अभी 1 महीने का टाइम रहेगा, 1-1.5 महीने का। मैं डेली फिर अपना करंट अफेयर्स और मेंस पे ही ध्यान देता, मेंस की पजल्स करना, मिसलेनियस क्वेश्चंस करने, डीआई करना, डीआई अर्थमेटिक के क्वेश्चन करना, इंग्लिश के मेंस के क्विजेस लगाना, और अपना फिर क्या कहते हैं वो करंट अफेयर्स को भी डेली डेली प्रिपेयर करना। एक दिन में 3-3, 4-4 दिन की प्रिपेयर करता था, रटता था, क्योंकि करंट अफेयर्स इज सो अनप्रेडिक्टेबल। तो एंड मोमेंट पे मैं याद रखता था, क्योंकि स्टार्टिंग से याद करता हुआ आऊंगा, पता चला सारा बाद में भूल गए, उनको दोबारा रिवाइज करो। एंड मोमेंट पे 1-1.5 महीने पहले पढ़ो, जितना ग्रैब कर सकते हो कर लो, और 12-15-13 नंबर हो जाते थे। मेरा करंट अफेयर्स का मेरा यही रहता था। बाकी आप चाहे तो स्टार्टिंग से भी करंट अफेयर्स के प्रॉपर नोट्स बना के रख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ लिटिल हेक्टिक, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, वो मैं इस अवॉइड करता था, स्किप करता था। तो आप इस तरीके चल सकते हैं। और जब आप लोग को पता है कि देखो 4-5 महीने के अंदर आपका पूरा बिल्ड हो जाएगा, फाउंडेशन बिल्ड हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह सब लगा लिया आपने, आपकी जून आ जाएगी, मई जून आ जाएगा। क्योंकि अगर हम अभी से भी स्टार्ट करते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने फाउंडेशन वाले, जो हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है, अपने आप की प्रैक्टिस करनी है बुक से, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने चले गए, मई जून केवल और केवल स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट। आप चाहो तो इन 3 महीने के दौरान भी लगा सकते हो, जब आपका 60-70% कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर सकते हो लगाना, ताकि आपको आइडिया लग जाए। वो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इवेंचुअली आप लोग करोगे ही करोगे। मई जून हाई टाइम मॉक्स लगाने का, प्रिपेयर करने का, स्पीड बनाने का, और आपको अगस्त से फिर एग्जाम दिख ही रहे, आईबीपीएस पीओ से आपका सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक बात मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे बताना चाहूंगा कि जो कॉमन मिस्टेक्स है जो आपने अवॉइड करनी है, कॉमन मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है, टू मेनी बुक्स एंड रिसोर्सेज। बच्चे का माइंडसेट क्या रहता है, वो रहता है ना हाई हाई, ये भी मिल जाए, हाई ये भी मिल जाए, कलेक्शन करने में ही लगा रहता है कि फलाना पीडीएफ भी कर लूं, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, कर वो कुछ नहीं पाता है। एक सटीक रेलिवेंट सोर्स पकड़ो, पढ़ो, वहां से सब कुछ मिल रहा है, उसको पहले कंप्लीट करो। आपको लगता है कमी हो गई है और चाहिए, तो फिर दूसरे सोर्स पे जाओ, उसको पकड़ो। तो ज्यादा बुक्स रिसोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ो, सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म फॉलो करो। लेट्स से मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो करता हूं, लेट्स से मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो करता हूं, टेक्स्ट बुक की बुक्स मैंने ले रखी हैं, स्मार्ट बुक
ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ 2025 तक के जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए वो सारे के सारे इस बुक में आपको मिलेंगे, रीजनिंग के भी, क्वांट के भी, इंग्लिश के भी, सबके भी। लाइव बैचेस में आपको सब कुछ मिलेगा प्रॉपर तरीके से, पीडीएफ मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। प्री से लेके मेंस तक का बैच मिलेगा, निर्माण बैच, अभी सब कुछ बताऊंगा, रुक जाओ, एंड तक बने रहो। तो ज्यादा बुक्स रिसोर्सेज के चक्कर में नहीं भागना है, जिस भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हो वहां पे टिक के रहो और उनको जो बताया जा रहा है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो। कंटेंट की कमी पड़े तो आप अलग अलग जगह पे भागो कि हाँ इधर से मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं दूसरे कंटेंट पे आता हूं, लेकिन एक रिलायबल सोर्स और रिलायबल मतलब वो होनी चाहिए प्लेटफॉर्म, याद रहे। ऐसा नहीं कहीं से भी हमने मुंह उठाए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। गिविंग मॉक्स विदाउट एनालिसिस, जो आपने अवॉइड करनी है मिस्टेक, मतलब मॉक्स दिए जा रहे लेकिन एनालिसिस ही नहीं करे, और ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, विदाउट एनालिसिस मॉक का कोई फायदा नहीं रहेगा, याद रखना। कंपेयरिंग विद अदर, कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ कंपेयर करने का, वी ऑल आर एट अ डिफरेंट पेस, सब अलग अलग पेस पे चल रहे हैं, सबकी अलग अलग स्पीड है और सब अपनी अलग अलग नाव में चल रहे हैं। कोई कुछ माइंडसेट से चल रहा है, कुछ कोई माइंडसेट से चल रहा है, कोई तुमसे ज्यादा ब्रिलियंट है, कोई एवरेज है, कोई तुमसे भी डाउन है, कोई तुम्हारे बराबर का है। तो किसी से कंपेयर करना ही नहीं है, कंपेयर करोगे अपने दिमाग का डेड डैश कर दोगे, तो वो डेड डैश नहीं करना है। अपने एकदम एम, अपना एम क्या है, एग्जाम निकालना, और उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है, कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर करोगे तो वहीं तुम्हारी नैया डूब जाएगी। अपने को फोकस एकदम सिस्टमेटिक वे में कंसिस्टेंसी के साथ तैयार रहना है, प्रिपेयर करना है। तो नो कंपैरिजन विद अदर। और स्किपिंग पजल्स इन डीआई, काफी बच्चों को ये रहता है कि यार पजल डीआई बहुत हार्ड आती है, मुझ पे नहीं बन पाएगी, समझ लो एग्जाम गया। अगर यही स्किप कर दिया तो एग्जाम गया, तो ये तो स्किप करना ही नहीं है, ना पजल ना डीआई, ये तो जान है भाई। रीजनिंग की जान आन बान शान सब है, और क्वांट की आन बान जान शान सब यही है, डीआई पजल। तो ये तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो करना ही करना है, इनको नहीं छोड़ना। और माइंडसेट ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट टॉपर्स, जो माइंडसेट रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट टॉपर्स का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालते हैं ना, क्या माइंडसेट रहता है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, मोटिवेशन तो डेली आता है कि आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं ये कर दूंगा, रात को सो रहा हूं भाई साहब धमाकेदार मोटिवेशन भरा पड़ा है दिमाग के अंदर, सुबह ही देख तो पूरी दुनिया हिला दूंगा। लेकिन वो दुनिया हिलाने वाला मोटिवेशन गया कहां, वो उड़ गया, रातों रात उड़ गया। कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, जितना आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे उतना ही मोटिवेट खुद होते रहोगे। जब इंप्रूवमेंट आती है ना, वो अपने आप ही मोटिवेट करती है, सेल्फ मोटिवेट अंदर से। लेकिन हम मेहनत कर नहीं रहे हैं और मोटिवेट करे जा रहे हैं, पता चला अलग ही तरह से मोटिवेट हो जाओगे आप लोग। फिर समझ में आ रही है बात। एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के चक्कर में नहीं भागना है, एक्यूरेसी मैटर करनी है। जिस दिन एक्यूरेसी आपकी बन जाएगी ना, बढ़िया, अटेम्प्ट अपने आप इंक्रीज होंगे। एक्यूरेसी बनाने पे काम करना, सही करने पे फोकस ज्यादा रखना, रादर देन कि ये भी लगा दूं ये भी लगा दूं। 135 नंबर का पेपर है रीजनिंग का और मेरे को 30 तो सही से ही पता थे, लेकिन अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में मैंने 35 में से 35 कर दिए, जो 5 नहीं आते थे उनमें ABCD ही जय माता दी कर दिया। पता चला पूरी नैया उन 5 क्वेश्चन की वजह से डूब गई। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा बिलीव रखना है, एक्यूरेसी पे ज्यादा मतलब अपना हाथ सेट रखना है। स्मार्ट स्किपिंग इज सक्सेस, कौन सी चीज को कब स्किप करनी है, किस क्वेश्चन को कब स्किप करना है, वो भी बहुत मैटर करेगी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ डेली इंप्रूवमेंट, इवन 1%, चाहे 1% ही इंप्रूवमेंट क्यों ना हो, लेकिन डेली इंप्रूवमेंट करना ही करना है, याद रखिएगा। तो ये 4-5 चीजें हैं जो माइंडसेट रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट टॉपर से, अगर ये चीज आप कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत आगे जाओगे। अब ये सारी मैंने बता तो दी चीजें, ये सब चीजें आपको मिलेंगी कहां पे, मैं आपको सिर्फ एक बैच बताऊंगा, मन करे तो लेना, ना मन करे मत लेना। आज बहुत शानदार 26 जनवरी के डे पे ऑफर चल रहा है, ये ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा। सुन लो क्या है, आपका 26 जनवरी का 26 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बैंक प्लस इंश्योरेंस एग्जाम का, बैंक प्लस इंश्योरेंस एग्जाम का 26 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 899 रुपीज में। और क्या क्या मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में, आपको सारे बैचेस मिलेंगे लाइव से लेके रिकॉर्डेड तक, मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम का मिलेगा, प्लस पीवाईक्यू हर एक एग्जाम का मिलेगा। कहां मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे ही मिलेगा, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स भी आपको इसमें मिल रहे होंगे, मतलब XYZ सब कुछ मिलेगा। जो एक बच्चे को एक नीड होती है ना, बेसिक नीड अपनी तैयारी के लिए, वो सब इसमें मिलेगा। एग्जाम वाइज बैच XYZ, मैं फिर बोल रहा हूं सब मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करना शश, ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 899 रुपीज में मिलेगा। और याद रखना ये ऑफर केवल आज के लिए 26 जनवरी के लिए, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, 1499 हो जाएगा, 1499। और 1499 1499 में सिर्फ 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। अभी आपको 2 साल से ज्यादा मिल रही है, 2 साल से 2 महीने ज्यादा, मतलब 26 महीने की वैलिडिटी मिल रही है।
साथ ही साथ कुछ फ्री पीडीएफ मिलेंगी जो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगी, और मात्र 899 में मिल रही है ये ऑफर आपको। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो ये आपको मिलेगा सुपर पास लाइव में, ये आपका टेक्स्ट बुक का प्रोडक्ट है सुपर पास लाइव, इसके अंदर आपकी सारी क्लासेस चलती हैं। ये जो मैं बैच की बात कर रहा हूं ना, सबसे एडवांस और सबसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच, सबसे बेहतरीन बैच निर्माण बैच। अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया ना, निर्माण बैच, मेरे दोस्त मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई माइका लाल आपको रीजनिंग में हो या क्वांट में हो या इंग्लिश में हो, कुछ छूटेगा नहीं, सब इस बैच में कवर होगा। इतनी डिटेल्ड क्लासेस हैं, प्री की एक एक चैप्टर की 12 12 13 13 क्लासेस लगाएंगे ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो, और एक एक टॉपिक की 2 2 क्लास लगाएंगे। मेंस की क्लासेस इतनी भर भर के लगाएंगे ताकि आप सारा कुछ इसमें से कवर कर लो, कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए ये आपका जो बैच रहेगा 2.5 से 3 महीने का बैच है, कम से कम 75 से 80 क्लासेस इसमें दे रखी हैं, 90 क्लासेस आप मान के चलो हर एक सब्जेक्ट की आपको इसमें मिलेंगी, जिसमें हर एक चीज इतनी बारीकी से डिटेल से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके बताई जाएंगी। साथ ही साथ एसबीआई पीओ का भी हमने बैच लॉन्च कर रखा है इसी में सुपर पास लाइव में, ताकि आप एसबीआई पीओ को टारगेट करें तो वो भी आप तैयार रहे, और आईबीपीएस पीओ के लिए भी तैयार रहे। और जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे, जैसे एलआईसी का नोटिफिकेशन आ गया तो एलआईसी का बैच भी इसी में मिल जाएगा, अलग से कुछ नहीं लेना है। एक बार सुपर पास लाइव ले लिया ना, सब उसी में आता रहेगा। एलआईसी का बैच आएगा, मिल जाएगा, फ्री मिलेगा क्योंकि आपने एक बार ले लिया है एक्सेस इसका। आरबीआई का बैच आया वो भी मिल जाएगा, एडीओ का नोटिफिकेशन आया वो भी मिल जाएगा, फिर आपका मान लो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी बैचेस आएंगे, सब आपको इसमें मिलते रहेंगे क्योंकि आपके पास सुपर पास लाइव का एक्सेस है। मात्र 899 रुपीज में 26 महीने का सब्सक्रिप्शन, पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना, पूरे मार्केट में कहीं नहीं है। हर जगह पे 3000 से नीचे तो कहीं मिल ही नहीं रहा, 2500 3000 में, और आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट, मॉक टेस्ट, क्लासेस, सब कुछ मिल रहा है मात्र 899 में 26 महीने के लिए, याद रखिएगा। और ये इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग, ये सब कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा तो मैं क्या ही इसको बताऊं, क्या ही प्रमोट करूं, बट जो मैंने आपको पूरा प्लानर समझाया ना, जितना भी मैंने समझाया, वो सब कुछ आपको इसमें निर्माण बैच में मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लेना, गारंटेड है, आपकी सिलेक्शन की गारंटी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, याद रखना। मैं आपसे पर्सनली भी कनेक्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा। पर्सनली कनेक्ट अगर आप मुझसे होना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर कोई भी आपको परचेस करने में दिक्कत आती है तो, कोई भी गाइडेंस या कोई भी अगर आपको जरूरत हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और कुछ ऐसी नई जेनेरिक्स, नए इवेंट, नए टॉपिक के साथ में आऊंगा जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला होगा। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विल बी सीइंग यू इन माय क्लासेस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।